आज हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की पेरेंटिंग गाइडलाइंस की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास माता-पिता के लिए बनाए गए 20 सवालों की एक पूरी लिस्ट है, जिसमें दांतों की देखभाल से लेकर डायपर और कपड़ों से जुड़ी कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि सलाहों के इस समंदर में से वो जानकारी निकाली जाए जो शायद अब तक नजरों से छिपी हुई थी। हाँ, क्योंकि पेरेंटिंग में क्या करना है से ज्यादा जरूरी होता है क्यों करना है। सही बात है। और जब सलाह एक्सपर्ट्स की हो तो माता पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो आज हम इन्हीं गाइडलाइन से सबसे अहम जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मिथक, बच्चों के दूध के दांत। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि भाई ये तो गिर ही जाएंगे, तो इनकी इतनी चिंता क्यों करना। और यही सोच सबसे बड़ी गलती है। सच तो ये है कि दूध के दांत सिर्फ चबाने के लिए नहीं होते, वो एक तरह से बच्चे के भविष्य के आर्किटेक्ट होते हैं। आर्किटेक्ट, ये तो बड़ा दिलचस्प है। कैसे? देखिए, पहली बात, वो बच्चे के चेहरे को सही आकार देते हैं। और दूसरी जो सबसे जरूरी है, वो पक्के दांतों के लिए जगह बनाकर रखते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि सही जगह पर कैसे आना है। अच्छा, तो मतलब वो एक तरह से प्लेस होल्डर का काम करते हैं। और ये रहते कब तक है? मुझे तो लगता था 4-5 साल में गिर जाते होंगे। नहीं, आखिरी दूध का दांत लगभग 12 साल की उम्र तक रहता है। 12 साल? सच में? हाँ, 12 साल। सोचिए, इस पूरे समय में वो बच्चे को साफ बोलना सीखने में मदद करते हैं, खाना चबाने में मदद करते हैं। और जब कोई चीज इतने लंबे समय तक साथ हो तो वो बच्चे के आत्मविश्वास पर भी तो असर डालती है। ये तो है। खराब दांत हों तो बच्चा मुस्कुराने से भी कतराता है। बिल्कुल। 12 साल, इसने तो पूरी कहानी बदल दी। तो फिर इनमें सड़न होती कैसे है? क्योंकि बच्चे तो बड़ों की तरह चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते। क्या ये सड़न अलग तरह की होती है? हाँ, ये अलग और ज्यादा खतरनाक होती है। वो क्या है कि दूध के दांतों की जो बाहरी परत होती है ना, जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो पक्के दांतों से बहुत पतली और कमजोर होती है। तो सड़न न सिर्फ जल्दी लगती है, बल्कि बहुत तेजी से फैलती भी है। और इसका कारण सिर्फ मीठा ही नहीं है? नहीं, कोई भी मीठा तरल पदार्थ हो सकता है, जैसे दूध, फॉर्मूला, यहाँ तक कि फलों का जूस भी। एक मिनट, दूध भी? लेकिन दूध तो बच्चों के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। समस्या दूध नहीं, बल्कि तरीका है। दिक्कत तब होती है जब दूध या कोई भी मीठा लिक्विड दांतों पर देर तक चिपका रहे और दांत साफ ना हो। बैक्टीरिया उसी मीठे को एसिड में बदल देते हैं और वही एसिड इनेमल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यहीं से वो बेबी बॉटल टूथ डिके वाली बात आती है, जिसके बारे में मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल, ये वही है जब बच्चा बॉटल मुंह में लेके सो जाता है। मतलब बच्चे को आराम देने वाली बॉटल ही सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। ठीक यही होता है। जब हम जगे होते हैं तो मुंह में बनने वाली लार उस एसिड को लगातार साफ करती रहती है, लेकिन नींद में लार बनना बहुत कम हो जाता है। अच्छा। अब सोचिए, बच्चा बोतल मुंह में लिए सो रहा है, दूध दांतों पर घंटों तक जमाए और उसे साफ करने के लिए लार भी नहीं है। ये तो दांतों पर एसिड का एक नॉनस्टॉप हमला हुआ। और इसे पहचानते कैसे हैं? क्या सीधे काला धब्बा दिखता है? नहीं, शुरुआत में दांतों पर बस हल्के सफेद चौक जैसे धब्बे दिखते हैं, जिन्हें अक्सर लोग कैल्शियम स्पॉट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे ये हल्के भूरे होते हैं और फिर काले गड्ढे या कैविटी बन जाते हैं। और इसका असर सिर्फ दर्द तक नहीं रहता, बच्चे की नींद खराब होती है, वो ठीक से खा नहीं पाता, स्कूल में उसका ध्यान नहीं लगता। ये तो वाकई गंभीर है। तो अगर समस्या इतनी बड़ी है तो रोकथाम कैसे करें? क्या आप पहले दांत के आने के साथ ही ब्रश करना शुरू कर दें? उससे भी पहले रोकथाम जन्म के पहले दिन से शुरू होती है। सबसे पहली सलाह है कि बच्चे के पहले जन्मदिन तक उसकी पहली डेंटल विजिट हो जानी चाहिए। 1 साल के अंदर ही? हाँ, डेंटिस्ट किसी भी शुरुआती समस्या को पकड़ सकते हैं। इसके बाद ज्यादातर बच्चों के लिए हर 6 महीने में चेकअप जरूरी है। और घर पर रोज की देखभाल के लिए क्या करें? जन्म से 6 महीने तक बच्चे के मसूड़ों को एक साफ, गीले, मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछना चाहिए, खासकर दूध पिलाने के बाद। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो गाइडलाइन में बताई गई है। वो क्या है? अगर बच्चा सिर्फ माँ का दूध पीता है तो अक्सर उसकी जीभ पर दूध की एक सफेद परत जम जाती है। गाइडलाइन कहती है कि इस परत को जबरदस्ती रगड़कर साफ करने की कोशिश ना करें। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है।
ज्यादातर लोग तो उसे साफ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परत असल में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है जो बच्चे को कुछ कीटाणुओं से बचाती है। ये उन छोटी छोटी जानकारियों में से है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। ये तो सच में नई बात है। हाँ, फिर जब 6 महीने के आसपास पहला दांत निकले, तब आप एक छोटा, मुलायम फिंगर ब्रश और चावल के दाने के बराबर फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। सिर्फ चावल के दाने जितना? हम तो शायद उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, शुरुआत में बस उतना ही काफी है। जब बच्चा लगभग 3 साल का हो जाए और थूकना सीख ले, तब आप मात्रा बढ़ाकर मटर के दाने के बराबर कर सकते हैं। और टूथब्रश? टूथब्रश भी खास डिजाइन वाला होना चाहिए। छोटा सिर, मुलायम रेशे और ऐसा हैंडल जो फिसले नहीं। और उसे हर 3-4 महीने में बदलना बहुत जरूरी है। खाने पीने की आदतों पर आते हैं। आजकल बच्चों को दिन भर कुछ ना कुछ स्नैक्स देने का चलन है। क्या ये दांतों के लिए बुरा है? ये दांतों के लिए सबसे बुरी आदतों में से एक है। गाइडलाइन कहती है कि बार बार स्नैक्स देने से बचें। क्यों? देखिए, होता क्या है कि जब हम कुछ खाते हैं तो मुंह में एसिड बनता है। खाने के बाद हमारी लार को उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने और इनेमल की हल्की फुल्की मरम्मत करने में लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं। मतलब दांतों को रिकवर होने के लिए एक ब्रेक चाहिए। बिल्कुल। अगर बच्चा हर आधे घंटे में एक बिस्किट या चिप्स का टुकड़ा खा रहा है तो उसके दांत लगातार एसिड के हमले में रहते हैं। लार को मरम्मत का मौका ही नहीं मिलता। सही बात है। और सबसे बड़ा नियम जिसे हर माता पिता को याद रखना चाहिए, कभी भी किसी भी हालत में बच्चे को दूध, फॉर्मूला या जूस की बोतल के साथ बिस्तर पर ना सुलाएं। अब बच्चों की कुछ आदतों पर आते हैं, जैसे अंगूठा चूसना। ज्यादातर माता पिता इसे एक हार्मलेस आदत मानते हैं जो बच्चे अपने आप छोड़ देते हैं। पर गाइडलाइन में एक चौंकाने वाली बात है। हाँ, कि ये आदत अगर एक खास उम्र के बाद भी चले तो बच्चे के चेहरे का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकती है। ये सिर्फ दांतों की बात नहीं है। बिल्कुल। तो ये कितनी गंभीर है? देखिए, छोटे बच्चों के लिए ये आराम और सुरक्षा का एक तरीका है और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये आदत 5 साल की उम्र के बाद भी बनी रहती है, क्योंकि तब पक्के दांत आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लगातार अंगूठा चूसने का दबाव ऊपर के दांतों को बाहर की तरफ और नीचे के दांतों को अंदर की तरफ धकेलता है, जिसे ओवरबाइट कहते हैं। इससे जबड़े का अलाइनमेंट बिगड़ सकता है और कुछ शब्द बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसका इलाज क्या है? बच्चे को डांटने से काम चलेगा? नहीं, डांटने से अक्सर ये आदत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये तनाव से जुड़ी होती है। अगर ये अपने आप नहीं छूटती तो डेंटिस्ट कुछ खास उपकरण लगा सकते हैं जो मुंह के अंदर फिट होते हैं। ये अंगूठा चूसने को असुविधाजनक बना देते हैं। गाइडलाइन में कुछ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स का भी जिक्र है। फ्लोराइड ट्रीटमेंट और डेंटल सीलेंट। क्या ये हर बच्चे के लिए जरूरी है? जरूरी नहीं, लेकिन बहुत फायदेमंद है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्हें कैविटी का ज्यादा खतरा हो। फ्लोराइड ट्रीटमेंट एक तरह का सुपर मिनरल बूस्ट है। डेंटिस्ट एक हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लोराइड जेल या वॉर्निश दांतों पर लगाते हैं जो इनेमल को बहुत मजबूत बना देता है। और ये डेंटल सीलेंट, ये क्या है? ये पीछे की दाढ़ों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। सुरक्षा कवच? वो कैसे? हमारी दाढ़ों की सतह पर बहुत बारीक गड्ढे और दरारें होती हैं जहां ब्रश आसानी से नहीं पहुंच पाता। खाना और बैक्टीरिया वहीं फंसते हैं और कैविटी शुरू होती है। सीलेंट एक पतली प्लास्टिक जैसी कोटिंग होती है जिसे डेंटिस्ट इन दरारों पर पेंट कर देते हैं, जिससे वो सतह चिकनी हो जाती है। अच्छा, तो वो उसे सील कर देता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये ब्रशिंग का विकल्प नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा सुरक्षा है। दांतों की दुनिया वाकई बहुत गहरी है। चलिए अब यहाँ से एक ऐसे टॉपिक पर चलते हैं जहाँ भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चों के कपड़े और डायपर। हाँ, और यहाँ भी छोटी छोटी बातें बड़ा असर डालती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या बच्चे को 24 घंटे डायपर में रखना ठीक है? कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, कुछ कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहूं तो सच बीच में है। गाइडलाइन कहती है कि डायपर अपने आप में बुरे नहीं है अगर उन्हें समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। मतलब? जैसे लंबे सफर पर या रात में बच्चे और माँ बाप दोनों की अच्छी नींद के लिए डायपर एक वरदान है। लेकिन घर पर जब मुमकिन हो तो सूती नैपी का इस्तेमाल बेहतर है। और नियम ये है कि चाहे डायपर हो या नैपी, उसे हर 2-3 घंटे में या गीला होने पर तुरंत बदलें। और सबसे जरूरी क्या है इसमें? सबसे जरूरी है बच्चे को हर दिन पर्याप्त डायपर फ्री समय देना।
दिन में कुछ देर के लिए बच्चे को बिना डायपर के किसी मुलायम चादर पर खेलने दें। इससे त्वचा को हवा लगती है और रैशेस का खतरा बहुत कम हो जाता है। लेकिन डायपर फ्री समय का मतलब है घर में हर जगह एक्सीडेंट होने का खतरा। ये प्रैक्टिकल कितना है? इसका तरीका है, आप एक वाटरप्रूफ शीट बिछाकर उसके ऊपर तौलिया या कोई पुरानी चादर डाल सकते हैं। बच्चे को उसी एरिया में खेलने दें। ये थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये बच्चे की त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। ये किया जा सकता है। और जब भी डायपर बदले, उस जगह को साफ करके नैपी क्रीम या नारियल तेल लगाएं और अगला डायपर पहनाने से पहले कुछ सेकंड के लिए त्वचा को हवा में सूखने दें। और टॉयलेट ट्रेनिंग की सही उम्र? हमारे यहाँ तो बच्चों को बहुत जल्दी सिखाने की कोशिश होती है। हाँ, जबकि वेस्ट में अक्सर 3-4 साल तक इंतजार करते हैं। इस पर गाइडलाइन भारतीय तरीके के ज्यादा करीब लगती है। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि 18 से 24 महीने के बीच ट्रेनिंग शुरू करना एक अच्छा समय हो सकता है और 3-4 साल तक इंतजार करना ठीक नहीं, क्योंकि तब तक आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं कि उन्हें बदलना मुश्किल होता है। अब कुछ और पारंपरिक आदतों पर आते हैं। बच्चे को लपेटकर यानी स्वेडल करके रखना। इसे तो रोते हुए बच्चे को शांत करने का रामबाण इलाज माना जाता है। और ये काम करता भी है, क्योंकि ये बच्चे को गर्भ जैसा सुरक्षित एहसास देता है। लेकिन इसके कुछ सख्त नियम हैं। क्या है वो? पहला, बच्चे को सिर्फ सोने के समय लपेटे, जागते समय नहीं। जागते हुए उसके हाथ पैर चलने के लिए आजाद होने चाहिए। दूसरा, कभी भी बहुत कसकर न लपेटे, खासकर कूल्हों के आसपास। इससे हिप डिस्प्लेजिया नाम की समस्या हो सकती है। अब एक और आम आदत, नवजात शिशु को घर के अंदर भी टोपी और दस्ताने पहनाकर रखना। हाँ, और इस पर गाइडलाइन की सलाह कई लोगों को चौंका सकती है। रिपोर्ट के अनुसार एक स्वस्थ बच्चे को घर के अंदर टोपी की कोई जरूरत नहीं है। उसका तापमान माँ के शरीर के संपर्क से अपने आप नियंत्रित होता है। और दस्ताने, मिटन्स? गाइडलाइन इन्हें इस्तेमाल न करने की सलाह देती है। एक मिनट, लेकिन अगर दस्ताने नहीं पहनाएंगे तो बच्चा अपने चेहरे पे नाखून मार लेगा। हर माँ बाप की तो यही सबसे बड़ी चिंता होती है। चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन गाइडलाइन दस्ताने न पहनाने के पीछे बहुत ठोस कारण देती है। पहला, बच्चे अपनी उंगलियां और हाथ चूसकर खुद को शांत करते हैं। ये उनका नेचुरल तरीका है। दस्ताने इसमें रुकावट डालते हैं। अच्छा। दूसरा, हाथ चूसना भूख लगने का एक बहुत अहम शुरुआती संकेत होता है। दस्ताने पहने होने पर माँ बाप इस संकेत को देख नहीं पाते। और तीसरा, ये माँ के साथ स्किन टू स्किन संपर्क में बाधा डालता है। तो फिर नाखूनों का क्या करें? वो तो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय दस्ताने नहीं, बल्कि बच्चे के नाखून नियमित रूप से छोटे और मुलायम रखना है। ये तो वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। आखिर में टीनेजर्स की बात करते हैं। गाइडलाइन में टाइट जीन्स के बारे में एक चेतावनी है। ये तो आजकल फैशन का हिस्सा है। क्या इसके कोई नुकसान भी है? हाँ, और ये नुकसान सिर्फ दिखने में असहज होने से कहीं ज्यादा है। लंबे समय तक बहुत ज्यादा टाइट जीन्स पहनने से नसों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे जांघों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो सकता है। ये शरीर के पोस्चर को खराब करता है, जिससे रीढ़ और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। और क्योंकि हवा का आना जाना कम हो जाता है, ये नमी पैदा करता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो फैशन अपनी जगह है, लेकिन सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है। आज की इस पूरी बातचीत से कुछ बातें तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। दूध के दांतों का इतना बड़ा रोल, जो बच्चे के चेहरे का भविष्य तय करते हैं, वो बॉटल के साथ ना सुलाने का सुनहरा नियम, डायपर के इस्तेमाल में संतुलन, और वो दस्ताने वाली बात, इसने तो मेरी सोच ही बदल दी। इस पूरी गाइडलाइन को समझने के बाद एक ही ख्याल मन में आता है। पेरेंटिंग में हम अक्सर समस्या होने के बाद उसके इलाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर सही जानकारी हो तो इन 90% समस्याओं को होने से ही रोका जा सकता है। सही बात है। चाहे वो दांतों की सड़न हो, डायपर रैश हो या अंगूठा चूसने से बिगड़ा जबड़ा, ये सिर्फ बच्चों की सेहत की बात नहीं है। ये भविष्य की बहुत सारी परेशानियों, दर्द और खर्चों से बचने की एक रणनीति है। रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है।